ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, क्योंकि टेस्ला जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड का है एंड कूलम जो है वो चार्ज का है। सो द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट वन इज वोल्ट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स आर। जो हमारे मेटल्स होते हैं इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द सेमीकंडक्टर सब्सटेंस इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। कॉपर हमारा मेटल होता है, प्लास्टिक इंसुलेटर्स हैं, वुड भी इंसुलेटर है, बट गैलियम आर्सेनाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो हमें पता है उसका रेडियस जो होगा उसका एक्सप्रेशन है mv/qb। यहाँ पे रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के एंड मैग्नेटिक फील्ड के, एंड r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी, एंड ये प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का इसको बोलते हैं हम मोमेंटम। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p/qb। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा जो रेडियस है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो उसका रेडियस मोमेंटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होता है, पोल्स पे 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 6, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टेस्ला हमारे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, और वोल्ट जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा पोटेंशियल का है। तो करेक्ट आंसर है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव। हमें जो ऑब्जेक्टिव है कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसकी इमेज कैसी बनती है, तो हमें पता है कि उसकी इमेज बनेगी रियल एंड लार्ज। फाइनल इमेज जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बनती है वो वर्चुअल एंड लार्ज बनती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है, इस ऑब्जेक्टिव कौन सा लेंस होता है, वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है, छोटा वाला लेंस। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास आई पीस है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखते हैं कि हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेकिन लार्ज इमेज बनती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 7th पार्ट का। बढ़ते हैं आगे 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है कैथोड रेज। कैथोड रेज किसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि फोटॉन्स जो हैं वो लाइट के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनको प्रोटॉन्स ही कहा जाता है या न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम एटम्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो कैथोड रे हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है बोर्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारा वो होता है L = NH/2π। दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेट करें जो हमारा गिवन है मोमेंटम उससे, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2। अगर मैं NH/2π को 2h/2π से इक्वेट कर दूं तो n की वैल्यू आती है 2। इसका मतलब n = 2 के करस्पॉन्डिंग हमको एनर्जी निकालनी है, किसकी, हाइड्रोजन एटम की। एनर्जी का फॉर्मूला En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n²। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 16 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो करेक्ट आंसर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के 10वें पार्ट की तरफ। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विल बी मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस। हमने अगर बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा है तो हमें पता है उस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर आयन जो होता है इसका सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी लेस होती है, और यूरेनियम की भी लेस होती है कंपेयर टू आयन, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ सिंपल मिरर। सिंपल मतलब
प्लेन मिरर यहाँ पे, तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इन्फानाइट होता है। सो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? इन्फानाइट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा है एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा L इक्वल टू NH/2π। एन की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा H/2π। ये होगा हमारा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अगर पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, इसका मतलब होता है डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ power of a lens. Fourth problem, electromagnetic spectrum Lyman series lines are obtained in which electromagnetic spectrum? Lyman series जो हमें दिखती है वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती है? तो इसका आंसर है अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। बाल्मर सीरीज आपके विजिबल रेंज में होती है, इसलिए सबसे पहले बाल्मर ने देखा था उसे। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। हेनरी इज द यूनिट। हम इसको कैपिटल H में लिखते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटल इज। ये हमेशा पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए। मेटल्स के केस में ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एट डैश टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फेरामैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है? इसको बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर। सो एट क्यूरी टेम्परेचर अगर आप ट्रांजिशन भी लिख रहे हो तो भी वो सही है। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे भी कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांजिशन करके पैरामैग्नेटिक बन जाता है। 8th क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। 0 होता है इसीलिए हम उसको ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंडिंग पॉसिबल है क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है शो द सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड। बेसिकली आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है ज़ीनर डायोड का सिंबल। तो हमको सबसे पहले एक सिंपल ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह यहाँ पे एक डायोड का सिंबल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पी साइड होगा, लेकिन यहाँ पे हम एक ज़ीनर डायोड का सिंबल के लिए ऐसा कुछ बना देंगे। ये लाइन स्ट्रेट होती है पीएन जंक्शन डायोड के केस में। ये आपका सिंबल होगा ज़ीनर डायोड का। सो दिस इज द सिंबल फॉर ज़ीनर डायोड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द हाइजेनबर्ग्स रिलेशन फॉर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स मोमेंटम। हाइजेनबर्ग ने, ये कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन? डुअल नेचर। तो हाइजेनबर्ग ने एक रिलेशन दिया था फॉर पोजीशन और मोमेंटम। ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटम के बीच में कौन सा रिलेशन दिया था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू H क्रॉस बाई 2। अगर आप लोगों ने H क्रॉस नहीं पढ़ा है पहले या H क्रॉस कभी नहीं सुना है, H क्रॉस मतलब होता है H/2π। तो हम इसको H/2π के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन H/4π। सर यहाँ पे x क्या है? x है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे आपको डेल्टा x लिख के बताना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डेल्टा x हमारा है अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन। सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और h जो है हमारा वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। देखते हैं क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कैपेसिटर जो होता है हमारा, अगर हम कोई भी एक कैपेसिटर लें और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करें, तो हमें पता है कैपेसिटर में इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, अगर हम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाएं,
बीच में, प्लेट्स के बीच में कोई भी एक इमेजिनरी लूप देख सोच के, ये हमारा सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप के अंदर अगर हम हमारा एम्पियर्स लॉ लगाएं तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं मिलती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के 0 नहीं है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा कर रहा है? तो ऐसा एक करंट जो कि इसके बीच में फ्लो नहीं करता एक्चुअल में, लेकिन वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस। कहाँ से आया? अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी का और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है इस प्लेट पे, तो दोनों के बीच में एक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फ्लक्स से निकाल सकते हैं, फ्लक्स फ्रॉम गॉसेस लॉ। पहले चैप्टर में गॉसेस लॉ से हमने क्या पढ़ा है? टोटल चार्ज ऑन द प्लेट Q in मीन्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे इस फ्लक्स को चेंज करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। इनिशियली फ्लक्स 0 था जब कैपेसिटर चार्ज नहीं था, अब ये जल्दी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो डी फाई बाई डी टी ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी के। और ये डी क्यू बाई डी टी जो होता है ये होता है हमारा करंट। अगर एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो ई डी फाई बाई डी टी ये आता है हमारा करंट। लेट मी रिपीट, डी क्यू बाई डी टी थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कितना होता है? करंट। और इस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो एम्पियर्स लॉ था हमारा, वो था टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप B डॉट dl मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट IE। वो मॉडिफाई होके अब क्या हो जाएगा? म्यू नॉट IE जो हमारा कन्वेंशनल करंट है, प्लस यहाँ पे ID जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। और ID की वैल्यू क्या है? ये जो बॉक्स में यहाँ पे लिखी है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये हमारा चेंजेस आ गया एम्पियर्स लॉ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है AC सोर्स के अंदर होता है, और वो पावर फैक्टर को हम बोलते हैं cos फाई। cos जो फाई है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम? पावर फैक्टर। ये cos फाई कहाँ से आता है? ये अगर आप याद करें तो हमारा वोल्टेज किसी भी AC सोर्स के लिए वोल्टेज कितना था? V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट कितना था? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो जब हम पावर निकालेंगे यहां पे तो पावर कितना हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा V नॉट I नॉट, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया अभी देखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और अब जब हम एवरेज निकालेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे किसको? 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी विल बी क्या है? आइडेंटिटी, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं इसको। 2 साइन ए साइन बी ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी कितना होगा? 2 ओमेगा टी प्लस फाई, और कॉस माइनस, ओके, और लेट मी राइट हियर प्लस कॉस ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस फाई। ये आ गया। अब जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज मीन्स पूरी एक साइकिल के अक्रॉस, तो ये वाला फैक्टर रिड्यूस होके 0 हो जाएगा, और हमको मिलेगा पावर फैक्टर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल एज V नॉट I नॉट अपॉन 2 कॉस फाई, जिसमें कॉस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब इसको पावर फैक्टर कहते क्यों है? क्योंकि अगर फाई की वैल्यू 0 होगी, जैसा हमारा रजिस्टिव सर्किट में होता है, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, और कॉस फाई की वैल्यू अगर 1 होगी तो एवरेज पावर कितना डेसिपेट होगा? V नॉट I नॉट बाई 2। चेक कर लेते हैं, ये हमारा प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए है। अगर हम इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे तो फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 उन सर्किट्स में,
और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, और उस केस में हमारा पावर जो है वो कितना वैल्यू दे देगा? अगर यहाँ पे cos 5/2 cos 5 की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो एवरेज पावर कितना होगा? 0। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किस केस में? इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में। तो इसलिए एवरेज पावर, ये जो फैक्टर है हमारा cos 5, ये हमको हेल्प करता है पता करने में कि हमारा सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, बाय द वैल्यू ऑफ 5। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया व्हाट इज पावर फैक्टर, आपको यही लिखना, पावर फैक्टर इज cos 5। और कहां से अराइज होता है, ये आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी लिख देना है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 बोल रहा है व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। अगर आइडियल एमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। किसी भी आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर हम एक डायपोल लेते हैं, डायपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। थोड़ा ध्यान देना इस पे, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स पोलैरिटी हियर। तो यहाँ पे दोनों एक ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर ये 10 कूलम का है तो वो भी 10 कूलम का होगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। सो डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी डायपोल की ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ। अगर लेंथ को हम L ले लेते हैं तो L इंटू किसी भी एक चार्ज का प्रोडक्ट। सो डायपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज, लिख लेते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल लेंथ and the magnitude of a given charge, magnitude of a given charge। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसका यूनिट क्या है? आप चाहो तो सिंपल यूनिट्स लिख सकते हो। चार्ज का कूलम होता है और लेंथ का मीटर होता है। अनदर यूनिट, दूसरी यूनिट कौन सी है? डी बाई भी किसकी यूनिट होती है? डायपोल मोमेंट की। तो डी बाई इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट डी बाई, ठीक है, आप इनका नाम हायर क्लासेस में फिर से सुनेंगे। तो हमारा 9th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में टोटल कितना कैपेसिटेंस है, हमको रिजल्टेंट टोटल निकालना है। तो सबसे पहली चीज़, ए और बी जो है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ए है, यहाँ से अगर हम करंट या चार्ज को फेंकें तो ये चार्ज जो है 2 जगह स्प्लिट होगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली आर्म है, ऊपर वाली ब्रांच है, ये नीचे वाली ब्रांच से क्या है? पैरेलल में है। और यहाँ से जितना पानी जा रहा है वो पानी किस में जाएगा? ए से बी, नीचे की तरफ जाएगा। सो 2 और 2 ये दोनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे। अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर दोनों सीरीज में है तो ये एकदम उल्टा है रजिस्टर के केस से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 2/2 विच इज़ 1। तो C इक्विवेलेंट मतलब अपर वाली, जो ऊपर वाली ब्रांच है, उसका इक्विवेलेंट कितना आ गया कैपेसिटेंस? 1 माइक्रोफैरेड। तो चलो फिर से वापस बना लेते हैं। तो ऊपर वाली ब्रांच में हमारे पास हो गया एक सिंगल कैपेसिटर ए और बी के बीच में। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और यहाँ पे कितना है? 1 माइक्रोफैरेड है। और नीचे वाली ब्रांच से हमारा एक वायर जा रहा है जो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, उसको हम अभी भी ऐसे ही कनेक्टेड रखते हैं जब तक सॉल्व नहीं कर लेते। तो ये यहाँ से बी से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाली ब्रांच में ये 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है। तो पहले नीचे वाली ब्रांच को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। अगर दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? इनका इक्विवेलेंट होगा C डैश। इसको क्योंकि हमने पहले C इक्विवेलेंट लिख लिया, इसको C डैश लिख लेते हैं। तो C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। किसका? इस ब्रांच का। तो अब इस ब्रांच को हटा देते हैं। तो ये हमारा A है और A से ये 1 माइक्रोफैरेड जा रहा है B की तरफ,
और 2 माइक्रोफैरड नीचे लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये 2 है, ये 1 है, ये दोनों पैरेलल में है। तो फाइनली हमारा जो C आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड। सो करेक्ट आंसर इज 3 माइक्रोफैरड फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिफाइन वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का, अगर हम उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in ejecting electrons from the metal surface is known as work function। और ये वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हमको वेवलेंथ दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन कितना होता है, न्यू नॉट इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा नॉट। सो जहां पे न्यू नॉट जो है वो क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो लैम्डा नॉट हमको गिवन है, और C की वैल्यू कितनी होती है सर, C की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा नॉट कितना गिवन है, 6620 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6620 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, 10⁻⁻10 मीटर्स। अब हम निकाल लेते हैं वर्क फंक्शन। सो यहाँ पे पुट करेंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। सो यहाँ से हमारा वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू H, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 10⁸ अपॉन 6620 इंटू 10⁻⁻10। अब अगर हम देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.626 और 6620, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज इतनी छोटी है तो हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, इस पॉइंट को उड़ा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 1000। और ये 6626 और 6620 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली आई एम सेइंग, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा 3 × 10⁻, ये -34 और 8 कितना हो जाएगा, -26, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10⁻⁻7 बचेगा। अब ये -7 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 10⁻+7 -26 और +7 -19। और इसका यूनिट कितना होगा वर्क फंक्शन का, हमने काम किया है तो यूनिट कितना होगा, जूल्स। जूल्स हमारे वर्क का हमेशा यूनिट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। हमें हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो हमें पता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके के अकॉर्डिंग हमारा n जो होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया अंडरगोइंग डिके, वो कितना होता है, n0 e⁻ λT। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम है जब हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी भी एटम के, कौन सा एटम, रेडियो एक्टिव एटम के आधे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी n0/2, और ये हो जाएगा n0 e⁻ λ, और t की वैल्यू में t हाफ लिख देता हूँ। ये t की वैल्यू t हाफ क्यों लिखी गई है यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू हमने n0/2 पुट कर दी है। अब n0 और n0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा हाफ, जिसकी वैल्यू आएगी e⁻ λ t हाफ। अब जब एक्सपोनेंशियल को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे हम e को, तो ये बन जाएगा log, तो ये हो जाएगा log हाफ इक्वल्स टू -λ t हाफ। अब log जो है हमारा क्या होता है, log a/b, ये मैथ्स में हमने पढ़ा है कि ये होता है log 1 - log 2, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू -λ t हाफ के इक्वल। अब log 1 0 होता है तो हम लिख देते हैं इसको -log 2 इक्वल्स टू -λ t हाफ।
अब यहाँ से log 2 की वैल्यू कितनी है 0.693, तो हम पुट कर देते हैं 0.693 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी हाफ। अब दोनों साइड नेगेटिव साइन कैंसिल कर देते हैं और लैम्डा को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा हमारा टी हाफ। ये जो वैल्यू आई ये है आपके हाफ लाइफ की वैल्यू, और लैम्डा जो है यहाँ पे है रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। ये था हमारा प्रश्न 11। क्वेश्चन 12 कह रहा है राइट किरचॉफ्स लूप रूल। तो किरचॉफ्स का लूप रूल क्या कहता है? लूप रूल कहता है कि इन अ क्लोज्ड लूप, ओवर अ क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप the net voltage or the sum of voltages over a closed loop is always zero. The total potential will be always zero in a closed loop. अब क्वेश्चन बाकी का ये बोल रहा है इन द गिवन डायग्राम राइट द वैल्यूज ऑफ करंट आई। हमें करंट आई की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये हमारा करंट आई है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से 7 एम्पियर भेज रहे हैं, सबसे पहले ये जंक्शन देख लेते हैं। ये हमारा जंक्शन है, यहाँ पे 7 लीटर पानी आ रहा है, यहाँ से 2 लीटर पानी आ रहा है, और यहाँ पे 4 लीटर पानी जा रहा है। तो कितना पानी जाएगा राइट साइड में, हमको वो निकालना है। तो अगर 7 एम्पियर, यहाँ से 7 लीटर पानी आ रहा है और ऊपर से 2 लीटर आ रहा है, तो इस पॉइंट पी पे कितना पानी आ रहा है 9 लीटर, और कितना पानी जा रहा है नीचे की तरफ 4, तो कितना पानी बच गया 5। सो आई की वैल्यू होगी 5 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है 5 एम्पियर। फिर से रिपीट कर देता हूं, एट पी ओके 7 लीटर पानी आ रहा है और 2 लीटर ऊपर से आ रहा है। आप डायरेक्शन देख सकते हो कहां से पानी कितना आ रहा है। पानी क्या है करंट इस केस में। सो 7 एम्पियर करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, और 2 एम्पियर करंट ऊपर से आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया 9, और जा कितना रहा है एरो देख लो 4। ओके तो हमको P का कितना मिल जाएगा 7 + 2 9 - 4 जो कि 5 एम्पियर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं 13th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। सोलेनॉइड की लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पे 0.5 मीटर। रेडियस कितना है सोलेनॉइड का 1 × 10⁻⁻²। ये क्या किया सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। हैज़ 500 टर्न। सो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 500 टर्न्स हैं। इट कैरीज अ करंट 5 एम्पियर। सो आई की वैल्यू हमको दी हुई है 5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0 Ni, जहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसी भी सोलेनॉइड के लिए। तो ये हो जाएगा μ0 N/L × I। तो μ0 की वैल्यू कितनी है 4π × 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे यहाँ पे 500 अपॉन लेंथ कितना है 0.5 और करंट कितना है 5 एम्पियर। ये पॉइंट उड़ा देते हैं, ऊपर 10 आ जाएगा और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा 4 5 × 20। सो 20π × 10⁻⁻4 और आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2π × 10⁻³ यूनिट क्या होगी स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ला। तो सर यहाँ पे आर की वैल्यू क्यों दी गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर 13th वन। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है ड्रॉ द हिस्टेरिसिस कर्व BH कर्व। B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, H क्या है करंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। राइट एनी वन यूजेस ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व। अब देख लेते हैं ये जो है हमारा कर्व हम ड्रॉ करने वाले हैं और इसको मैं साथ ही साथ समझाता हूं। यहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड H है, यहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड B है, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ये B है। और ये कर्व हमारा कैसे स्टार्ट होता है, ये हमारा कुछ ऐसे जाता है और ये जो है यहाँ पे कुछ ऐसे वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फिर ये यहाँ से ये कुछ ऐसे निकलता है। ये जो पॉइंट है इसको सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट
ये जो पॉइंट है बी पॉइंट यहाँ पे बना देते हैं, जहाँ पे ये वाई एक्सिस को हिट कर रहा है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो ये पॉइंट्स आप लिख लेना। ए जो है आपका सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन, जहाँ पे आप कितनी भी करंट फ्लो कराओ सोलेनॉइड से, अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं इंड्यूस होगा किसके अंदर? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ए जो है सैचुरेशन। बी जो है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। सी जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है, ये तो हो गया हमारा बीएच कर्व, उन्होंने सिर्फ ड्रॉ करने को बोला, एक्सप्लेन नहीं करने को बोला है, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हैं। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होती है, कोर्सिविटी क्या होती है। अब उन्होंने बोला राइट वन यूज ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, एक यूज भी लिखना है। हिस्टेरेसिस कर्व जो है ये हमको फेरोमैग्नेटिक जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए बहुत काम आता है। ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी हाई रिटेंटिविटी होती है, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी होती है, ऐसे मटेरियल्स आर बेस्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में तो चलो करंट पास करवा रहे हैं, एंड परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इनकी हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। ये इसका यूज है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन। सो सेल्फ इंडक्शन हमारा होता है इट इज अ फिनोमेना, इट इज अ फिनोमेना of production of induced EMF in a coil when a charged or when a charging current passes through it। फिर से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होती है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती हैं। तो एक से करंट पास करते हैं, दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण एक ही कॉइल के अंदर होता है। तो अगर हमारे पास एक कॉइल है, जैसे हम यहाँ पे एक सोलेनॉइड ले लेते हैं, ये हमारा एक सोलेनॉइड है। तो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इससे करंट पास कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होगा? ये होगा हमारा B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इस सोलेनॉइड के अंदर जो डेवलप हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लक्स, और फ्लक्स का सिंबल है फाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यहाँ पे फाई इक्वल्स टू बी ए, एंड अगर ये मैक्सिमम है तो कॉस 0। सो फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, और बी कितना आया हमारा यहाँ पे? म्यू नॉट एन आई ए। अब हमें पता है अगर हम इस कॉइल का रेडियस r ले लेते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। सो लेट हम इसको फॉर थोड़ी देर के लिए a को a ही रहने देते हैं। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया, किसके कारण? एक सिंगल टर्न के कारण। अगर वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं कैपिटल N, तो इसको बोल देते हैं, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कैपिटल N है तो हमारा टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल फ्लक्स ड्यू टू n नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा हमारे पास? n इंटू फाई। सो n की फाई की वैल्यू कितनी है हमारी? म्यू नॉट एन आई ए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n इंटू म्यू नॉट एन आई ए, एंड कैपिटल N कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास स्मॉल n इंटू लेंथ।
बिकॉज स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू लेंथ इज कैपिटल N म्यू नॉट n I a। और यहाँ से हमको हमारे इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो ये हमको पता है फाई जो है हमारा, ओके दैट इज Li, फाई हमारा Li के इक्वल भी होता है। और हमको यहाँ पे टोटल कितना आया, n L म्यू नॉट n स्क्वायर हो गया I a, I से I कैंसल और इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, म्यू नॉट n स्क्वायर L a। ओके सो इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। ये हमारा इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी एक सोलेनॉइड के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग इन प्योर इंडक्टिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। एक तो हमको प्योर इंडक्टिव सर्किट, अब प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हमारे पास एक इंडक्टर होता है, सिर्फ एक इंडक्टर होता है, और इस इंडक्टर को अगर हम कनेक्ट कर दें एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से, वोल्टेज कितना है यहाँ पे V नॉट साइन ओमेगा टी, और इस V नॉट की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड EMF आएगा, वो कितना आएगा L di बाई dt। अब अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ्स रूल लगाऊं तो V नॉट साइन ओमेगा टी ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा L di बाई dt के। आप चाहें तो इस L di बाई dt को पहले लेफ्ट साइड नेगेटिव पुट करके और फिर बाद में इक्वल टू 0 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यही आपको रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे di बाई dt, अगर di बाई dt गिवन हो और वहाँ से करंट निकालना हो तो हमें दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पहले dt को उधर ले जाते हैं। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये कैसी इक्वेशन है, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा मेथड यूज़ करोगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम dt को t के टर्म्स एक साइड ले लेते हैं और करंट का टर्म वहाँ पे di है तो सिर्फ वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे L di। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से V नॉट तो बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी dt, और यहाँ हमारे पास होगा L को बाहर निकाल लेते हैं di। अब इंटीग्रेशन ऑफ di कितना होता है I, तो ये हो जाएगा L स्मॉल i, और साइन ओमेगा टी हमारा क्या होगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी हमें पता है, और साथ में एक ओमेगा नीचे भी आएगा। ये क्यों आता है ओमेगा नीचे, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ओमेगा टी यहाँ पे क्या है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के। तो ओमेगा टी हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन ले लो तो आपको ये एक्स्ट्रा ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर है। अब L को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे V नॉट अपॉन ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू L हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं लेफ्ट साइड में, तो इधर राइट साइड में I बचेगा हमारे पास। बढ़ते हैं आगे, अब इस I को हम लिख लेते हैं यहाँ से इक्वल्स टू V नॉट अपॉन XL। व्हाट इज XL, XL क्या है हमारे पास, रिएक्टेंस। जो सेकेंड पार्ट में पूछा है रिएक्टेंस निकालो सर्किट का, तो रिएक्टेंस कैसे निकलता है, रिएक्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस। रिएक्टेंस होता क्या है, रिएक्टेंस होता है रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हम इसको बोलते हैं एनालॉग ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा रेजिस्टेंस जो एक इंडक्टर प्रोड्यूस करता है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है, किस केस में, इंडक्टिव सर्किट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस को हम ले जाते हैं अंदर, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने नेगेटिव साइन अंदर ले लिया तो वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब अगर मैंने बोला कि एक्सेल मेरा जो रिएक्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, अगर ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कितना होता है, करंट। तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस करंट की, और एक्सेल क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। दिस इज क्वेश्चन 16। तो आपको यहां पे ये लिखना है, ये आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट
और यहां पे आपको लिखना है ये सेकंड पार्ट है आपका रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। कैसा रिएक्टेंस है ये? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव क्यों? क्योंकि यहां पे इंडक्टर है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 17, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन अ ट्रांसपेरेंट शीट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसी हमारे पास एक शीट है जिसके ऊपर जब भी लाइट हम 60 डिग्री पे डालते हैं तो जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट है वो पोलराइज हो जाती है कंप्लीटली। तो ये कौन सा केस है? ये केस है हमारा ब्रिस्टर्स लॉ वाला। इस ब्रिस्टर्स लॉ में हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। और थीटा यहां पे थीटा क्या है? पोलराइजिंग एंगल। ऐसा एंगल जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है, तो पोलराइजिंग एंगल। अगर थीटा हमारा पोलराइजिंग एंगल यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 60 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फिर से एक बार डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है चार्जेस का जहां पे दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, +q और -q, और दोनों के बीच में एक गैप होता है। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल a system of two equal and opposite pair of charges separated by a distance, इसको बोलते हैं डायपोल। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इसको देख लेते हैं। तो पहले मैं ये डेफिनेशन मिटा देता हूं और यहां पे हम कर लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर हम यहां पे दो चार्जेस बनाएं, जैसे कि हमारे पास ये एक चार्ज है यहां पे +q और दूसरा एक चार्ज है यहां पे -q, इन दोनों के बीच की सेपरेशन हम क्या लेंगे? 2a। हम इसकी सेपरेशन 2a क्यों लेंगे? क्या हम इसकी सेपरेशन a ले सकते हैं? हाँ, लेकिन जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जब हम इक्वेटोरियल प्लेन बनाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जो कि इससे 90 डिग्री पे हिट कर रहा है और इसको दो टुकड़ों में बांट रहा है। किसको? इसकी लेंथ को। तो हम a/2 ना करें, इससे अच्छा हम इसको 2a ले लेते हैं। मैं फिर से ये बात रिपीट कर देता हूं कि इस सेंटर वाले पॉइंट से ये लेंथ को a रखने के लिए हमने 2a को स्प्लिट कर दिया a में। अगर सर मैं इसको a लेता तो क्या होता है? ये मेरा a/2 आता। तो उस a/2 को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे 2a ले लिया। अब ये एक पॉइंट है हमारा, कोई भी पॉइंट P, जहां पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके कारण? इस डायपोल के कारण। तो अब ये जो डिस्टेंस है मैंने इधर ले लिया, इस डिस्टेंस को r। अब यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा लाइन जो कि परपेंडिकुलर है डायपोल के लेंथ से और इसके लेंथ को दो टुकड़ों में स्प्लिट कर रहा है, दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब ये भी a होगा और ये भी a होगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट P पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड या इनवर्ड? पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है या इनवर्ड? आउटवर्ड होता है सर। तो ये हो जाएगा हमारा EQ। बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज के पहले दोनों लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, जहां से लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है या आउटवर्ड? ये होता है हमारा इनवर्ड। तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने किसकी तरफ? चार्ज की तरफ। सर अगर ये नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव होता तो ये बाहर की तरफ होता, उस साइड। अब ये इधर है तो ये इस साइड होगा।
ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है। इस P इसको ले लेते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं हम A B और इसको दे देते हैं C। अब यहाँ पे देख लेते हैं AP की जो वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम से, अगर हम ट्राइंगल ले ACP ट्राइंगल के अंदर AP की वैल्यू हाइपोटेनियस है, तो इसका कितना हो जाएगा साइड लेंथ, √r² प्लस a²। सिमिलरली हमारे पास PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी इतनी आ जाएगी, √r² प्लस a²। अगर किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी चार्ज के कारण, तो हमने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/4πε0 Q/r²। r की वैल्यू क्या होती है, सेपरेशन, उस पॉइंट की लोकेशन जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे E प्लस Q कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण 1/4πε0, वहाँ पे चार्ज कितना है प्लस Q अपॉन सेपरेशन कितना है AP², और E माइनस Q कितना है, E माइनस Q है हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन BP²। सर आपने नेगेटिव साइन नहीं लिया, नहीं, हमने ये नेगेटिव साइन यहाँ एरो में इंक्लूड कर दिया है। ये एरो नीचे की तरफ है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये एरो ऊपर की तरफ होता, तो हम यहाँ पे साइन नेगेटिव पुट नहीं करते हैं। तो हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, हम इसको टुकड़ों में स्प्लिट करेंगे, हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है ऊपर की तरफ, तो मैं इस EQ को x एक्सिस की तरफ तोड़ सकता हूँ। अगर मेरा ये एंगल, तो यहाँ पे एंगल थीटा बना देते हैं, ये सेम एंगल यहाँ पे होगा एंगल थीटा, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस से पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा EQ cos थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि APB इस ट्राइंगल के अंदर AP और BP दोनों इक्वल हैं, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल फॉर ए गिवन ट्राइंगल। तो यहाँ पे ऐसे एंगल्स जो कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स के हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए, तो ये थीटा हुआ, तो ये भी थीटा। ये थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब E माइनस क्यू का यहाँ पे कॉम्पोनेंट हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। ऐसे कैसे, अगर हम EQ का ऊपर की तरफ कंपोनेंट निकालें तो वो EQ साइन थीटा होगा, और E माइनस क्यू का EQ साइन थीटा डाउनवर्ड, और वो दोनों कैंसिल कर जाते हैं क्योंकि एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड आप देख लो यहाँ पे इक्वल है। ग्रेट, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E नेट मतलब टोटल सम, ये हो जाएगा हमारे पास EQ cos थीटा एंड प्लस E माइनस क्यू cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे EQ और E माइनस क्यू को ब्रैकेट में डाल देते हैं और cos थीटा बाहर लिख लेते हैं। अब EQ और E माइनस क्यू इन दोनों की वैल्यूज क्या सेम है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों सेम है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q/AP²। AP कितना है, कॉर्नर में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रूट गायब कर दो, r² प्लस a² आ गया, प्लस 1/4πε0, ये हो जाएगा Q/ फिर से रूट गायब कर दो, r² प्लस a² आ गया, और बाहर की तरफ इधर क्या आ जाएगा, मैं इस एरो को हटा देता हूँ, बाहर यहाँ cos थीटा आ जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा टर्म इसके इक्वल है, तो ये 2 टाइम्स लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स Q अपॉन 4πε0 r² प्लस a²। cos थीटा क्या है हमारा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस कितना है हमारा, बेस है AC, कोई भी ट्राइंगल लो, ज़रूरी नहीं है आप APC लो, आप PCB भी ले सकते हो, दोनों सेम है, ओके, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगे। तो मैं पहला वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ AC अपॉन AP,
हमारा AC कितना है यहाँ पे A और AP कितना है √√R² प्लस A²। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, तो cos थीटा की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं A/√R² प्लस A²। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2AQ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन 4πε0 और ये R² प्लस A² की पावर कितनी है 1 और ये पावर कितनी है हाफ। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वाला जो हमारा R² प्लस A² की पावर कितनी है 1 और ये पावर हाफ, तो ये हो जाएगा R² प्लस A² होल पावर 3/2। पावर्स ऐड हो जाएगी 1 प्लस हाफ। तो अब हमारा ई नेट मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P पॉइंट पे, वो कितना आ गया 2AQ। अब ये 2AQ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो 4πε0 R² प्लस A² होल पावर 3/2। अब यहाँ पे ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख लो यहाँ पे राइट साइड में है और ये है लेफ्ट साइड में, तो हम लोगों को एक नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये था आपका प्रश्न 18 क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न नंबर 19 है, राइट द मेथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज एंड डिराइव द नेसेसरी फार्मूला। और सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम को डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है और यहाँ पे इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपना इक्वेशंस निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम में एक बैटरी है हमारे पास, ये हमारी बैटरी है और ये की है इस बैटरी के साथ जो कि करंट को फ्लो करवाएगी ऑन और ऑफ के केस में। ओके, ये स्विच की तरह काम कर रही है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R और ये रेजिस्टेंस है S और एक वायर है हमारे पास जो इधर कनेक्टेड है। हमको एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है पॉइंट B से और हमें D पे कोई भी एक पॉइंट D है जहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब L1 जो है वो लेंथ है जहाँ पे लेफ्ट साइड से जहाँ पे हमको नल पॉइंट मिल रहा है और राइट साइड में ये कितना होगा 100 -L। ये 100 -L क्यों होगा, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में वायर की लेंथ 1 मीटर होती है। R या S एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी हमको रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मीटर ब्रिज में हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ of the given wire। कितना हो जाएगा हमारे पास X, कितना हो जाएगा R/L। अब यहां पे ये जो R है हमारा, ये क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, इस ऑरेंज वाले वायर का। सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इट इज। अब हम क्या करेंगे, हमको D पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है तो हम बैलेंसिंग कंडीशन लगाएंगे किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। सो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन ये बोलती है कि अगर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है तो R/ ये वाला लेंथ, कौन सा वाला लेंथ, ये वाला पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको मैं ले लेता हूं AD का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा लेंथ L1 इंटू X, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट मस्ट बी इक्वल टू S अपॉन कितना हो जाएगा 100 - L1 इंटू X दोनों साइड से कट कर देंगे और हमको ये कंडीशन मिल जाएगी R/S किसके इक्वल आ गया, L1 अपॉन 100 - L1 के, जहां पे L1 हमारी बैलेंसिंग लेंथ है, R हमारा नोन रेजिस्टेंस है अननोन, हम R को अननोन रेजिस्टेंस लेंगे तो S को जो है हम राइट साइड ले जाते हैं और लिख लेंगे L1 अपॉन 100 - L1। ये आ गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। यहाँ पे हमने दो कोर कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, एक तो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो कि कांस्टेंट होना चाहिए इस वायर का, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ सब फिक्स्ड है, इट्स अ यूनिफॉर्म वायर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फिक्स होगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डबल स्लिट बनाएंगे। ये हमारी डबल स्लिट है। स्लिट क्या होती है? विंडो। और ये हमारी स्क्रीन है। यहाँ पे इस स्क्रीन पे ये हमारी स्लिट का, हमारी S1 स्लिट है, ये हमारी स्लिट S2 है और ये हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन हमने कैपिटल D बोल दिया है। अब यहां से एक सोर्स लगा दिया हमने। कैसा सोर्स? कोहेरेंट सोर्स। अब ये कोहेरेंट सोर्स लाइट वेव्स को भेजेगा और ये लाइट वेव्स एक तो जा रही है हमारी स्लिट S1 से और दूसरी जा रही है हमारी S2 से, और ये किसी पॉइंट P पे मीट कर रही है। दोनों स्लिट्स के बीच की गैप, बीच का सेपरेशन स्लिट सेपरेशन बोला जाता है और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल d से। अगर इसके सेंटर पॉइंट यहां पे है, लेट्स कॉल इट एज O, तो O से P का गैप जो है हम बोलेंगे XN। ये XN क्यों बोला हमने? ये nth फ्रिंज है जो कि पॉइंट P पे बन रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, वो कंडीशन हम लोग बाद में पुट करेंगे। इस केस में हम डेरिवेशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन पुट करेंगे। अब ये अगर D है तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं। तो ये जो गैप होगा हमारा, छोटा सा गैप, इधर मैं E लिख लेता हूं, OE कितना हो जाएगा? मैं यहां पे लिख लेता हूं OE, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी D/2, आधी हो जाएगी। ऐसे कैसे? हम इसको ले लेते हैं यहां पे OF, ये हो जाएगा हमारा D/2। दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इस O को मिटा के थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और ये हमारा O यहां पे है। अब थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि OE जो है हमारा D/2 है और OF जो है वो भी D/2 होगा। PE की वैल्यू, PO जो PE हमारा कितना हो जाएगा? XN माइनस D/2, और PF ये हो जाएगा हमारा XN प्लस D/2। अब हम क्या करेंगे? अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्राइंगल पे? पहला ट्राइंगल ले लेते हैं हम S1PE। इस ट्राइंगल में हम क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो S1P स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? PE प्लस S1E के स्क्वायर्स के इक्वल। अब PE अगर आप ऊपर देखें तो ये है हमारा XN माइनस D/2 होल स्क्वायर प्लस SE, S1E क्या है? कैपिटल D स्क्वायर। बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की, S2PF की। तो यहां पे हमारे पास S2P स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ये आ जाएगा हमारे PF के स्क्वायर के और S2F के स्क्वायर के। अब PF जो है हमारा वो किसके इक्वल है? XN प्लस D/2 होल स्क्वायर के, और S2F किसके इक्वल है? कैपिटल D स्क्वायर के। ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। एक रे जो कि कोहेरेंट सोर्स से आ रही है वो कैसी रे होगी? कोहेरेंट रे। तो यहाँ पे एक कोहेरेंट वेव S1 से पास होके P पॉइंट पे जा रही है और दूसरी रे S2 जो विंडो है हमारी स्लिट है वहाँ से निकल के P पे जा रही है। ये दोनों पॉइंट P पे मीट करती हैं और एक इंटरफेरेंस का पैटर्न, फ्रिंज मिलती है हमको, और ये फ्रिंज जो है कंस्ट्रक्टिव है। तो ये क्यों बन रही है? क्योंकि S2P और S1P के बीच में पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस क्या होता है? अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचूं तो ये एक्स्ट्रा लाइन, ये जो एक्स्ट्रा पाथ है जो S2P ट्रैवल कर रहा है उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा सा, XN प्लस D/2 होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस XN माइनस D/2 होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। जब ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिस्टेक्स होंगी। तो जैसे ही मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये A प्लस B होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2XN इंटू D/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो मैं इस 2 को भी हटा देता हूं यहां से और इस 2 को भी यहां से हटा देता हूं।
माइनस इधर एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो जाएगा xn² प्लस d² बाई 4 माइनस xnd। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, प्लस d²। हमने यहाँ पे एक d² भूल गए, तो इस d² को मैं यहाँ पे फ्रंट में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल D²। बढ़ते हैं आगे। अब इसको दोनों को ओपन करेंगे, तो जैसे ही ओपन करेंगे xn² से xn² कैंसिल हो जाएगा, d² बाई 4 से d² बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल D² से कैपिटल D, सो पीछे बचेगा हमारे पास s2p। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, s2p² माइनस s1p², ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ xnd के। अब इसको a² माइनस b² को हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, s2p माइनस s1p इंटू s2p प्लस s1p, और ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ xnd के इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन लेंगे। ये अजम्पशन क्या है? हमारा अजम्पशन है कि s2p प्लस s1p ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए ट्वाइस ऑफ कैपिटल D के। एसेंशियल कंडीशन है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा s2p माइनस s1p इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ xnd अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल D। ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो गया, एंड s2p माइनस s1p क्या है? ये स्मॉल एक्स्ट्रा गैप, ये क्या है? पाथ डिफरेंस। अगर हमें पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है तो इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी n लैम्डा, और अगर डिस्ट्रक्टिव मिलती है तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव के केस कर रहे हैं, तो s2p माइनस s1p हमको मिल जाएगा n लैम्डा, और वो मिल गया हमको xn d बाई d। ओके, अब मैं यहाँ पे इधर का थोड़ा सा पोर्शन हटा देता हूँ ऊपर का, ताकि हम यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट इवैल्यूएट कर लें। तो यहाँ पे देखते हैं, कंक्लूड करते हैं हमको क्या मिला। तो n लैम्डा की वैल्यू हमें अगर ये मिली, तो xn क्या है? पोजीशन ऑफ आवर ब्राइट फ्रिंज, n लैम्डा d बाई d आ गई। अगली ब्राइट जो फ्रिंज होगी वो कहाँ मिलेगी? xn प्लस 1 पे, और इधर n की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 लैम्डा d बाई d। और फ्रिंज विड्थ जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालनी है हमको, तो वो होता है बीटा, और वो बीटा किसके इक्वल होता है? सेकंड पोजीशन, द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज माइनस इनिशियल फर्स्ट पोजीशन, xn प्लस 1, और xn का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बीच का गैप मिल जाएगा, और जो कि हमारा होता है n प्लस 1 लैम्डा d बाई d माइनस n लैम्डा d बाई d। अब मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा n लैम्डा d बाई d प्लस लैम्डा d बाई d माइनस n लैम्डा d बाई d। अब यहाँ पे n लैम्डा d कैंसल्स, और हमको मिल जाता है, हमको जो एक्सप्रेशन चाहिए बीटा का फ्रिंज विड्थ का, वो है लैम्डा d बाई d। जहाँ पे लैम्डा है इस सोर्स के वेवलेंथ, तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे सोर्स की वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा। कैपिटल D जो है वो है सेपरेशन, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि ये हमको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है और इनको समझाना पड़ेगा कि ये टर्म्स क्या है। तो इन टर्म्स में यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं कि हमारे कैपिटल D, स्मॉल d ये सब क्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं बीटा जो है मेरा वो है फ्रिंज विड्थ, लैम्डा जो है हमारा वो है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, डी जो है वो है सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन किसके बीच में? बिटवीन स्लिट और स्क्रीन के बीच में, बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और यहां पे एक स्मॉल डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बढ़ते हैं आगे 21 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, और दूसरा होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप।
तो जो रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे नाम ही रिफ्लेक्टिंग लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्ट मतलब कहाँ पे होगा, मिरर पे। तो यहाँ पे मिरर्स का यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर्स, और कॉन्वेक्स भी होता है वहाँ पे। और रिफ्रैक्टिंग जो है आपका, उसके अंदर क्या होता है, लेंसेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप जो कॉमनली यूज़ करते हो वो लेंसेस का यूज़ होता है, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो ये हमारे दो तरीके होते हैं, दो टाइप हैं टेलीस्कोप के। अब ये बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर निकालना है किसका, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, और वर्किंग प्रोसेस और स्ट्रक्चर भी बताना। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसका एक डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा डायग्राम है किसका, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। इस टेलीस्कोप के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है ऑब्जेक्टिव, एक है आईपीस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसके फ्रंट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेस जो है वो इन्फिनिटी से आ रही, ये वाली रेस हमारी इन्फिनिटी से आ रही, ठीक है। और ये रेस जो कि इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये ऑब्जेक्टिव से पास हो रही। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन आईपीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है आपको, ऑब्जेक्टिव इज लार्ज कंपेयर टू आईपीस, कंपेयर टू आईपीस। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये रेस जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होके कहाँ पे जाएंगी, ये इस तरह से फोकस से पास होंगी। किसके फोकस से पास होंगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास होंगी, क्योंकि इन्फिनिटी से कोई भी रे आ रही है वो ऑब्जेक्टिव से पास होती है। तो ये हमारा FO हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे कहीं पे इमेज बनाती है, लेकिन ये इमेज हमेशा कहाँ पे फॉल होगी, ये इमेज हमेशा फॉल होगी फोकस और पोल के बीच में, किसके, आईपीस के, ताकि हमको एक एनलार्ज्ड इमेज मिले, ठीक है। ये हमारा बेसिक आइडिया है। तो यहाँ पे एक अल्फा है हमारा एंगल जो कि बन रहा है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इस एंगल से हम लोग अब क्या करेंगे, tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के केस में tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a' b' होल डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव, ओके, जो भी हमारा ये यहाँ पे फोकल लेंथ पे बन रही है, तो यहाँ पे होगा फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा अपॉन FO, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर इन्फिनिटी से हमारी लाइन आ रही है, इमेज, ओके, रेज आ रही है हमारी इन्फिनिटी से, तो ये कहाँ पे पास होगी, ये होंगी फोकस पे। तो हमारा फोकस यहाँ पे होगा। तो tan अल्फा किसके इक्वल हो गया, A', B' अपॉन FO के। ऐसे कैसे, अगर हम बीटा को देखें तो tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा हमारे A' B', ओके, होल डिवाइडेड बाई FE। अब यहाँ पे tan अल्फा हमारा ये है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, ये हो जाएगा A' B' अपॉन FO। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, tan अल्फा विल बी अल्फा, और बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, A' B' अपॉन FE। अब मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर ये होगा किसके इक्वल, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, इमेज ऑन आई डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। तो यहाँ पे एंगल मेड बाय इमेज क्या है, ये है हमारा बीटा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे m जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, और जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा हमको FO अपॉन FE। ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हो गया। किस केस में, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। अब यहाँ पे दो केसेस भी होते हैं, एक होता है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एक होता है फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी का केस है। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है तो यहाँ पे 1 + d/FE बनेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और 21 कह रहा है, फॉर अ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस डिराइव द रिलेशन n2/v - n1/u = n2 - n1/r। जहाँ पे सिंबल्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, और हमको डायग्राम बनाना है। तो ऑब्वियसली बिना डायग्राम के ये होगा नहीं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो ये हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कोई भी एक ग्लास सरफेस है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया O, और इस ऑब्जेक्ट से एक रे पास हो रही है हमारी इस सरफेस की तरफ। इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
और जहाँ पे ये हिट करेगी वहाँ से एक 90 डिग्री नॉर्मल भी बना देते हैं दूसरी साइड, और ये हमारा नॉर्मल है। ये नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, और ये हमेशा कहाँ पे हिट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चाहे आप फ्रंट में बनाओ चाहे राइट साइड में बनाओ। ये जो एंगल है हमारा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल, ऐसा एंगल जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है। अब ये रे हमारी यहाँ पे जाएगी, तो ये अब क्या कर रही है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का N1, और ये रेयरर मीडियम है, जैसे कि एयर ले लो, ठीक है। इस केस में आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, ये एयर है, और ये जो है हम दूसरा ले लेते हैं वाटर ऐसे। तो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में रे जा रही है तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इधर ना जाके क्या करेगी, अब बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम इसको अच्छे से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये रे जहाँ पे हिट करती है इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे हमको इमेज मिल रही है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एयर है या कुछ भी है, कोई भी एक मीडियम है, और N2 हमारा दूसरा मीडियम है। N2 क्या है, डेंसर मीडियम है कंपेयर टू N1, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं M और इधर ले लेते हैं N। तो हमने अजम्पशन में ये देखा है कि Mn जो है इसको कैसा अज्यूम करते हैं, हम परपेंडिकुलर अज्यूम करते हैं। तो अगर Mn को परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे, आर्क नहीं अज्यूम करते हैं, तो MON एक ट्राइंगल है, हाँ। MNC एक ट्राइंगल है, यस सर। MNI ये भी एक ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्राइंगल MNO। MNO में tan ऑफ एंगल MON क्या होगा, ये होगा सर MN/ON, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऐसा कैसे, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं MNC, इसमें tan हमारा एंगल MCN क्या हो जाएगा, ये MN/NC, ग्रेट। और फाइनली तीसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम MIN, और इसमें tan हमारा कौन सा एंगल, MIN, किसके इक्वल हो जाएगा, MN/NI या IN। तो ये तीन हमको एंगल्स मिल गए, इनका हम आगे यूज़ करेंगे। हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब जब एंगल 10 डिग्री से कम होता है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम लिखेंगे ये एंगल MON के इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा MN/ON। ये किसके इक्वल हो जाएगा, MCN, और MCN किसके इक्वल हो गया, MN/NC। और फाइनली हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एंगल MIN, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा MN/NI। तो सर आपने क्या किया, आपने tan जो है उसको हटा दिया और सिंपली एंगल्स लिख लिए। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, और ये हो गई इक्वेशन 3। बढ़ते हैं आगे, हमको तीनों एंगल्स मिल गए। अब ध्यान दो हमारे पहले ट्राइंगल पे, कौन सा पहला ट्राइंगल है, हमारा ट्राइंगल है MOC, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा MOC। इस ट्राइंगल में एंगल I जो है हमारा आउट क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। कहाँ पे बचपन में पढ़ा था हमने कि हमारा एंगल I किसके इक्वल होगा, MON प्लस MCN के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, हम इसके अंदर अभी थोड़ी देर में पुट कर देंगे वैल्यूज। ये हो गया हमारी इक्वेशन 4। और दूसरा ट्राइंगल है हमारा MIC जो ये यहाँ पे है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल R, रिफ्रैक्टिंग एंगल है। तो हमारा एंगल एक्सटीरियर कौन सा है यहाँ पे, MCN, और वो हो जाएगा एंगल R प्लस एंगल MIC या MIN बोल दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से एंगल R कितना हो जाएगा, एंगल MCN माइनस एंगल MIN। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो एंगल I और एंगल R मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसके इक्वल होता है, साइन I अपॉन साइन R के इक्वल। और म्यू जो है वो क्या होता है, N2/N1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन द फर्स्ट मीडियम।
अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n1 साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, n2 साइन आर के। और एंगल हम लोग अगर छोटा ले लें तो ये हो जाएगा n1 एंगल आई इज इक्वल्स टू n2 एंगल आर। और आई की वैल्यू और आर की वैल्यू इसमें अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड में, वहाँ पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब यहाँ पे n1 था हमारा, एंगल आई इक्वल्स टू n2 एंगल आर। आई की वैल्यू क्या है ऊपर देख लेते हैं, एन आई की है MON प्लस MCN, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं n1 एंगल MON प्लस एंगल MCN। फिर से चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं आर की वैल्यू क्या थी हमारी। तो आर की वैल्यू थी हमारी MCN माइनस MIN, यहाँ पे इक्वेशन 5 पे MCN माइनस MIN, सो MCN माइनस MIN। अब बढ़ते हैं वापस पीछे की तरफ, तो यहाँ पे अब इक्वेशन 1, 2 और 3 इन तीनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। MON किसके इक्वल है, MN अपॉन ON, तो ये हो जाएगा हमारा n1 हो जाएगा MON कितना हो जाएगा, MN अपॉन ON प्लस, बढ़ते हैं वापस पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा MN अपॉन NC, MN अपॉन NC, ये हो जाएगा n2 और MCN क्या है, फिर से वही वैल्यू MN अपॉन NC, और MIN फिर से देख लेते हैं एक बार, तो MIN हो जाएगा आपका MN अपॉन NI, MN अपॉन NI। अब यहाँ पे देखा जाए तो MN 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 सब में MN है, तो हम सबके MN को कैंसिल कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को MN से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या बचेगा, n1 1 अपॉन ON प्लस 1 अपॉन NC इक्वल्स टू n2 इंटू 1 अपॉन NC माइनस 1 अपॉन NI। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा n1 अपॉन ON प्लस n1 अपॉन NC इज इक्वल्स टू n2 अपॉन NC एंड माइनस n2 अपॉन NI। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे n1 अपॉन NC को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन ON प्लस n2 अपॉन NI, n2 अपॉन NI को मैं लेफ्ट साइड ले आया, और ये हो जाएगा n2 अपॉन NC माइनस n1 अपॉन NC। अब ये ON NI NC क्या क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ON हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, लेकिन ये कौन सी साइड में है ऑब्जेक्ट प्लेस, नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा नेगेटिव, क्योंकि हम अगर पोल पे बैठे हैं और हमको ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है तो हमें लेफ्ट साइड में वॉक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर हम पोल पे बैठे हैं और हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचना है तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और NI क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो NC हमारा R है, अभी लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ON हमने देखा कि हमारा लेफ्ट साइड में था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव U। NI हमारा इमेज डिस्टेंस है जो कि पॉजिटिव V, और NC हमारा क्या है, वो भी पॉजिटिव R है क्योंकि वो राइट साइड में है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा n1 अपॉन माइनस U प्लस n2 अपॉन प्लस V इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन NC। NC कितना है हमारा R, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन R। ये हो गया हमारी इक्वेशन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, हम एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी मतलब डोपिंग होती है जिसके अंदर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। The semiconductors which are formed by adding impurity
impurity to pure semiconductors। जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। कितने टाइप्स के एक्सट्रिंसिक होते हैं? टाइप्स हैं हमारे पी टाइप और दूसरा क्या है? एन टाइप। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है? वो सेमीकंडक्टर जो कि ग्रुप 14 के अंदर, ग्रुप 14 कौन सा है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर है। तो ग्रुप 14 के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं ग्रुप 13 को, तो हमारे पास एक्स्ट्रा होल्स बचेंगे। तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये होता है जिसके अंदर एक्सेसिव होल्स बचते हैं, ठीक है। एन टाइप क्या होता है? ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं ग्रुप 15 के, और वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसको बोलते हैं हम हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ओके। और अगर हम पी टाइप को एन टाइप से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या होता है? कौन कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सप्लेन द प्रोसेस। एक तो होता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल एक दूसरे की तरफ जाते हैं, जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या करते हैं? जो मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। दूसरा है हमारा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब जो बैरियर हमारा बन रहा है डिप्लीशन रीजन, उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वापस रिकम्बाइन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हमारा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। और तीसरा प्रोसेस है हमारा ड्रिफ्ट। जो ये हमारे तीन चीज़ें होती है, एक तो ड्रिफ्ट होता है, डिफ्यूजन होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे तीनों प्रोसेस हैं जो कि हमारे पी एन जंक्शन डायोड के फॉर्म होने में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन द। ठीक है, रेक्टिफिकेशन मतलब होता है, रेक्टिफिकेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज AC ओके, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज और AC टू डायरेक्ट करंट DC। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है हमको, और ये कैसे काम करता है वो दिखाना है। तो हमारे पास कोई भी एक AC सोर्स है, इस AC सोर्स से हमारे पास जो आ रहा है करंट, ये पास होता है ट्रांसफार्मर में। अब ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है ऐसा, जहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, और ये सेकेंडरी कॉइल कनेक्ट होती है एक PN जंक्शन डायोड से। ये PN जंक्शन डायोड है, और इस PN जंक्शन डायोड को हम एक लोड रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा लोड रजिस्टर है RL, और ये हमारा फाइनल आउटपुट है XY। अगर हम इनपुट में एक ऐसी वेव दे रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो अगर इनपुट में हम एक पूरा साइकिल, कंप्लीट साइकिल दे रहे हैं AC की, ये हमारी AC है, तो ये हमारा इनपुट यहाँ पे दे देता हूँ मैं AB के अक्रॉस। अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ कुछ ऐसा, ये हमारा A है, ओके, और B है। तो पहली जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, जब पहली पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा ये टर्मिनल। तो अब इस केस में हमारा ये जो डायोड है D, ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। तो अगर पहली पॉजिटिव साइकिल आएगी तो डायोड बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में हमारा PN जंक्शन डायोड आउटपुट देगा। तो ये हमारा आउटपुट होगा इसका। दूसरी जब ये नेगेटिव साइकिल आएगी, तो ये नेगेटिव साइकिल के केस में हमारा ये जो है नेगेटिव हो जाएगा और वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और उस केस में हमको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट जो आएगी हमारी वापस पॉजिटिव साइकिल, वहाँ पे हमको फिर से एक आउटपुट मिलेगा, और नेक्स्ट में कुछ नहीं मिलेगा, और आउटपुट फाइनली हमको मिल जाएगा फाइनल में। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये हमारा आउटपुट है एक्स वाई के अक्रॉस और वो है आउटपुट हमारा इनपुट ए बी के अक्रॉस। तो जितना इनपुट पावर हम भेज रहे हैं ए बी के अक्रॉस उतना हमको एक्स वाई पे नहीं मिल रहा है, उसका क्या मिल रहा है 50% मिल रहा है। तो आउटपुट पावर इज 50% ऑफ इनपुट पावर। तो इसलिए ऐसे रेक्टिफायर को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसके अंदर क्या हो रहा है, रेक्टिफिकेशन एसी से डीसी कन्वर्ट हो रही है लेकिन आधी हो रही है। अगर आप 100% कुछ भेज रहे हो पावर तो आपको 50% आउटपुट में पावर मिलेगा। तो ये होता है आपका रेक्टिफिकेशन। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये पूरा आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है कि आपका एक ट्रांसफार्मर है जो कि क्या कर रहा है, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, और ये जो डायोड है ये इसको रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल डीसी की साइकिल दे रहा है।